The magnetic field of Earth is similar to that of a huge bar magnet is assumed to be buried deep inside the Earth at its center. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था कि यहाँ पर हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, बट एक्चुअली रियलिटी में ऐसा नहीं है। ठीक है, कि यहाँ पर हमने ये मान लिया कि भाई ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया और इस तरीके से जो है हमने एक अंदर मैग्नेट रखा हुआ है और उस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली होता क्या है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि ये लिक्विड आउटर कोर है, ये सॉलिड इनर कोर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोल्टन मैग्मा है वो क्या होता है, रोटेट हो रहा होता है, और उसके रोटेशन की वजह से हमें क्या मिल रही होती है, मैग्नेटिक फील्ड मिल रही होती है। राइट, समझ में आया? अब यहाँ पर दो चीजें आप देखिए, आपको यहाँ पे दो चीजें दिख रही होंगी। एक यहाँ पे बेटा लिखा है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, जियोग्राफिक साउथ पोल। दिख रहा है सभी को? अभी दिख रहा है? यस यस। हाँ, ठीक है। तो अब ये देखो, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, ये दोनों बहुत नजदीक नजदीक हैं। इसके बीच में थोड़ा सा गैप, मतलब सर्टेन अमाउंट पे इंक्लाइन है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। पहली चीज तो आप लोगों का शायद पहली बार पता चला होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोल वी आर टॉकिंग अबाउट। एक कौन सा है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और दूसरा कौन सा है, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम यही पढ़ रहे थे कि नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, लाइक दैट। ठीक है, बट हियर द स्टोरी इज डिफरेंट। दूसरा, यहाँ पर आप डॉटेड लाइन से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या शो कर रहा है, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि एक क्लोज लूप में आपको दिखाई दे रही होंगी। राइट, सो इट इज अगेन वी कैन से सिमिलर टू द बार मैग्नेट। ठीक है, सो यहाँ पर जो अर्थ मैग्नेटिज्म, मतलब जो हम कहते हैं कि हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल रही है, व्हाई? सो इट इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ where by the various charge ion present in the molten state in the core of the earth rotate and constitute a current। तो यहाँ पर क्या है कि जो मोल्टन स्टेट की बात हमने पहले ही कर ली शुरुआत में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आयन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, इस तरीके के मेटल्स हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर क्या हो रहे थे, रोटेट हो रहे होते हैं। ठीक है, thousands tons of this type of material is rotating in a particular formation। ठीक है, because of that we are getting a magnetic field। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर बेटा, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और ये जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है। दिख रहा है? ठीक है, अब आप देखिए जियोग्राफिकल पोल्स, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन of earth is called geographical axis। क्या कहेंगे, geographical axis। ये जो axis of rotation आपको दिखाई दे रहा है, ये this is our axis of rotation। ठीक है, जिसे हम दूसरा नाम क्या है, जियोग्राफिकल एक्सिस भी कहेंगे। क्या कहेंगे, जियोग्राफिकल एक्सिस। और यहां पर जो हम लाइन ले रहे हैं, देखिए ये हमने आगे देखा कि कुछ इस तरीके से एक लाइन जा रही है, तो ये जो है, ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी, ये हो जाएगी मैग्नेटिक एक्सिस। कौन सी एक्सिस हो जाएगी बेटा, ये मैग्नेटिक। बोलो, समझ में आया? ये जो एक्सिस है इसे क्या कहेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस। बोलो, समझ में आई बात? हेलो? यस सर। हाँ ना, अब ये जो जियोग्राफिकल एक्सिस है वो जिन पॉइंट्स को कट कर रही है वो कौन कौन से पॉइंट है, तो ये रहा एनजी, और ये है साउथ पोल ऑफ जियोग्राफिकल साउथ पोल, या फिर इसे कहेंगे। ठीक है, द सर्कल ऑन द अर्थ सरफेस perpendicular to the geographical axis is called equator। The circle on the earth surface
परपेंडिकुलर टू द जियोग्राफिकल एक्सिस इज कॉल्ड इक्वेटर। तो आप देखो ये आपकी जियोग्राफिकल एक्सिस है, ये क्या है, ये आपकी जियोग्राफिकल एक्सिस है, राइट। और इस जियोग्राफिकल एक्सिस से अगर आप परपेंडिकुलर देखें तो क्या ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, यस और नो? Yes. तो ये जो परपेंडिकुलर है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं, इक्वेटर। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Equator. Yes, sir. Yes. दूसरा, a vertical plane passing through the geographical axis is called geographical meridian। अब ये geographical meridian क्या है, तो देखो जैसे मान लो कि ये हमने पूरा एक मतलब ये अर्थ हमने लिया हुआ है, ठीक है। अगर इस अर्थ से एक इस तरीके से, कुछ इस तरीके से समझिए, और इसको बीच से काट कर रहा है, बीच से, समझ रहे हो आप? देखो अर्थ कैसा है, ये तो पूरा गोल है। अगर मैं इसको बीच से काटूंगा तो क्या यहां से कटेगा कुछ, यहाँ बीच से कट सकता है कि नहीं? अरे मान लो कि आपका टेनिस बॉल है, अगर टेनिस बॉल को अगर आपको बीच से काटना है, क्या करना है, एक बीच से कट करना है उसको, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, एक परपेंडिकुलर प्लेन ऐसा ले सकते हैं, यस और नो? भाई समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो ये जो प्लेन हमें यस दिखाई दे सर। रहा है, अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिकल एक्सिस इज कॉल्ड जियोग्राफिकल मेरिडियन। क्या कहेंगे इसको, जियोग्राफिकल मेरिडियन। बोलो आई बात समझ में? ये बात समझ में आई कि नहीं, पहले बताओ। Sir, एक बार फिर से। देखिए फिर से बताता हूँ भाई, देखो जैसे मान लो ये समझ लो ये आपका क्या है, अर्थ हो गया। अगर एक हम एक वर्टिकल प्लेन ले लें इसके ऊपर, और वर्टिकल प्लेन लेंगे तो आप देखोगे कि जो इसका जियोग्राफिकल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर रहेगा ये प्लेन, ठीक है। तो वर्टिकल प्लेन जब इसमें से पास होगा तो ये अगर आप देखें तो ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल प्लेन हम ले रहे हैं दैट इज योर जियोग्राफिकल मेरिडियन। क्या कहते हैं उसको, जियोग्राफिकल मेरिडियन। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके। अब नेक्स्ट जो है बेटा, हमने देखा जियोग्राफिकल मेरिडियन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था जियोग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है। अब नेक्स्ट है मैग्नेटिक पोल्स। नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिक पोल्स। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जियोग्राफिकल मेरिडियन होता है जो कि अपने जियोग्राफिकल एक्सिस से पास हो रहा होता है। क्या होता है, जियोग्राफिकल एक्सिस से जो पास हो रहा होता है, ठीक है। और ये हमने नॉर्थ पोल साउथ पोल उसका ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, जैसे जियोग्राफिकल मेरिडियन हमने देखा, तो जियोग्राफिकल मेरिडियन कौन सा हुआ, जहां पर क्या कहते थे हम लोग कि आपका जो जियोग्राफिकल एक्सिस है उससे वर्टिकल प्लेन हमने पास किया। सिमिलरली मैग्नेटिक एक्सिस भी होगी, जैसे जियोग्राफिकल एक्सिस है वैसे ही मैग्नेटिक एक्सिस भी होगी। तो जो मैग्नेटिक एक्सिस से जो आपका पास होगा दैट विल बी योर मैग्नेटिक मेरिडियन। बोलो समझ में आया भाई, समझ में आया कि नहीं? देखो यहाँ पर हमने ये जो लिया था जियोग्राफिकल एक्सिस पे हमें जो मिल रहा है दिस इज योर, मतलब जियोग्राफिकल एक्सिस से परपेंडिकुलर जो मिल रहा है उसे हमने नाम दिया मैग्नेट इक्वेटर। क्या नाम दिया, इक्वेटर। अच्छा अब देखो, एक्सिस ऑफ द ह्यूज magnet assumed to be lying inside the earth is called magnetic axis of the earth। क्या कहेंगे, magnetic axis of the earth। the points where the magnetic axis cut the surface of the earth are called magnetic poles। बात समझ में आई? जैसे जियोग्राफिकल पोल्स की हम बात कर रहे थे वैसे यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक पोल्स की बात कर रहे हैं। Now the circle on the earth surface perpendicular to the magnetic axis is called the magnetic equator। the circle on the earth surface perpendicular to the magnetic axis is called magnetic equator। पहले जियोग्राफिकल के परपेंडिकुलर जो था
जियोग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर हमें जो मिल रहा था ये जियोग्राफिकल इक्वेटर था, यस और नो? भाई इसे जियोग्राफिकल इक्वेटर कहते थे या नहीं Yes, कहते sir. थे? अब हमारे जो मैग्नेटिक एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस से परपेंडिकुलर जो आपको मिलेगा, सपोज ये, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। भाई ये आपकी मैग्नेटिक एक्सिस है मान लो, ठीक है, और ये इसका हमें परपेंडिकुलर मिल रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? मैग्नेटिक इक्वेटर कहेंगे कि नहीं? क्या कहेंगे? मैग्नेटिक इक्वेटर। बोलो, आई बात समझ में? Yes. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No. ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब देखो कि यहाँ पर बेटा जो मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिकल एक्सिस होती हैं वो दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड नहीं करती हैं। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे, देखो जैसे मैंने कहा ना, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, तो वैसे ही क्या है कि मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिकल एक्सिस आ गई, यस और नो? क्या क्या आ गया? जियोग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस। तो आप देखो यहाँ पे ये आपकी जियोग्राफिकल एक्सिस है, तो ये आपकी क्या है? मैग्नेटिक एक्सिस है। तो जियोग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में मैंने आपको पहले बताया कि देयर इज सर्टेन एंगल, देयर इज अ सर्टेन एंगल, दे डोंट कोइंसाइड, राइट? सो ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है? तो ये एंगल है 11.3 डिग्री। कितना है? 11.3 डिग्री। ये एंगल आपको याद रखना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ बुक्स के अंदर अलग अलग दिए हुए हैं। अब वो कुछ बुक्स में अलग अलग दिए हुए हैं, उसके पीछे रीजन होता है कि वो पर्टिकुलर प्लेस को लेकर अगर आपको एंगल दिया होता है देन इट विल बी डिफरेंट स्टोरी, राइट? बस स्टैंडर्डाइज हमें कौन सा लेके चलना होता है? दैट विल बी इन योर एनसीईआरटी। उसी को हमें स्टैंडर्डाइज मानते हुए चलना होता है। वो क्लियर है यहाँ तक बेटा? हेलो, देखो ये देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल पे कुछ इस तरीके से टर्मिनेट्स हो रही है, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट हो रही है और साउथ पोल पर टर्मिनेट हो रही है जाके, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब यहाँ पर आप देखो कि ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और ये जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, उसके बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा सर्टेन एंगल, यस और नो? दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ. और ये जो एंगल Yes, है वो sir. कितना है? 11.3 Yes, डिग्री। sir. कितना एंगल है? 11.3 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक इक्वेटर जो होता है, दो इक्वेटर हुए, एक जियोग्राफिकल इक्वेटर हुआ और एक मैग्नेटिक इक्वेटर हुआ। तो बेटा जो मैग्नेटिक इक्वेटर होता है वो हेमिस्फीयर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मतलब ये जो हमारा सॉरी ये जो हमने अर्थ कंसीडर की है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि मैग्नेटिक इक्वेटर जो होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर्स। क्या? टू हेमिस्फीयर में उसे डिवाइड कर देगा। अब टू हेमिस्फीयर कौन कौन से होंगे? तो एक होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा होगा साउदर्न हेमिस्फीयर। बोलो, आई बात समझ में? कौन कौन से होंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? हेलो, Yes, sir. हाँ, the hemisphere containing south polarity of the earth magnetism is called northern hemisphere. The hemisphere containing south polarity of earth magnetism is called northern hemisphere, while the other the southern hemisphere. तो इसका मतलब ये जो है ये कौन सा होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा कि साउदर्न हेमिस्फीयर होगा? बताइए। Southern. हाँ, Southern. क्या हो जाएगा भाई? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। Yes, sir. दूसरा यहाँ पे आप देखिए कि डायरेक्शन जो ली हुई है वो डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ है? तो आप देख सकते हो द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम, देखो, नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है और साउथ पे जाती है,
कहां से? नॉर्थ से ओरिजिनेट होके साउथ पे, आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम के अंदर, राइट। लेकिन अगर जियोग्राफिकल भी हम बात करें तो जियोग्राफिकली क्या हो जाता है? जियोग्राफिकली क्या हो जाएगा? जियोग्राफिक साउथ पोल से जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। आई बात समझ में? Yes. Yes, sir. अगर हम जियोग्राफिकली बात करें तो क्या हो जाएगा? जियोग्राफिकल साउथ पोल से जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। यस और नो? Yes. ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? इट्स अ वर्टिकल प्लेन at any place which is passing through the magnetic axis of the earth, which is passing through the magnetic axis of the earth, उसे क्या कहेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन। Magnetic क्या कहेंगे? मैग्नेटिक meridian. मेरिडियन। ठीक है। अब बेटा ये कुछ नए वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो फटाफट से क्वेश्चन पढ़ो। टू मैग्नेट्स ऑफ इक्वल मास आर जॉइंड एट राइट एंगल टू ईच अदर एज शोन। द मैग्नेट वन हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट 3 times that of magnet 2। दो मैग्नेट हैं, कितने? 2, और दोनों का मास क्या है? इक्वल। एंड दे आर जॉइंड एट राइट एंगल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पे हैं? 90 डिग्री पे, राइट एंगल टू ईच अदर। The magnet 1 has a magnetic moment 3 times that of magnetic moment 2। मतलब क्या लिख सकते हैं कि magnetic moment of first is equals to 3 times of magnetic moment of second, right? This arrangement is pivoted so that it is free to rotate in the horizontal plane. In equilibrium, what angle will the magnet 1 subtend with the magnetic meridian? तो क्या पूछा जा रहा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में व्हाट एंगल विल द मैग्नेट 1 सबटेंड विद द मैग्नेटिक मेरिडियन, ये पूछा जा रहा है। तो बताओ क्या करेंगे? देखो सबसे पहले तो जो फर्स्ट वाला मैग्नेट है, देखिए ये कुछ इस तरीके से है फर्स्ट वाला मैग्नेट, लाइक दिस, है कि नहीं? और दूसरा वाला जो मैग्नेट है वो कुछ इस तरीके से है। यस, ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, सॉरी ये M1 हो गया और ये M2 हो गया। अब क्या है? इन इक्विलिब्रियम व्हाट एंगल विल द मैग्नेट 1 सबटेंड विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। मतलब ये जो एंगल थीटा दिया हुआ है ये आपसे कहा गया है, ठीक है। तो ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन के लिए देखो, ये मान लेते हैं ये एंगल आ गया थीटा, ठीक है। ये एंगल क्या ले लिया हमने? थीटा एंगल ले लिया, ओके। सो थीटा नहीं, अल्फा ले लेते हैं, ये थीटा जो लेना हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि ये हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा M1 और M2 का, वो कहीं यहाँ मिलेगा M। तो हम क्या लिख सकते हैं कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ये अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा, तो tan अल्फा क्या लिख सकते हैं? M2/M1 लिख सकते हैं क्या? tan अल्फा क्या लिख सकते हैं? M2/M1। तो अगर M2/M1 अगर आप देखें तो इस इक्वेशन का यूज करके तो M2/M1 क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन का यूज करेंगे तो M2/M1 क्या हो जाएगा? 1/3। क्या हो जाएगा? 1/3 होगा कि नहीं? तो tan अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 1/3 आ जाएगी। तो अल्फा कितना आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 10 inverse 1/3। 1/3. 10 inverse 1/3. बोलो समझ में आया? अब मैग्नेटिक डायपोल तो मोमेंट करो क्या, ना वो स्लाइड। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है वो ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, राइट।
पढ़ चुके हैं ना, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा था वैसे ही हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोलर स्ट्रेंथ। ये सिंगल एम होता है तो हम इसे कहते हैं मोनोपोल। क्या कहेंगे? मोनोपोल। मोनोपोल, ठीक है। अब एक चीज समझिए, पता नहीं आप लोगों को इसका आइडिया है या नहीं, कि मान लो हमारे पास में एक मैग्नेट है बेटा। अब इस मैग्नेट में ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। सपोज अगर मैं इस मैग्नेट को बीच से कट कर दूं, क्या कर दूं? बीच से कट कर दूं, तो क्या होगा? क्या ये साउथ पोल और अलग हो दो जाएगा पोल्स बन जाएंगे। और ये नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा? यस और नो? हेलो, क्या ऐसा हो जाएगा? यस। नहीं होगा। इसमें सिंगल पोल नॉर्थ कभी भी और नहीं दो रहेगा, पोल्स बनेंगे। ठीक है। क्योंकि क्या होता है, आप उसको कट करोगे फिर से साउथ और नॉर्थ बन जाएगा, मतलब फिर से वो पोलैरिटी को एक्सेप्ट कर लेगा। बोलो, आई बात समझ में? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? एनीवन हैज एनी डाउट? दूसरा, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसकी यूनिट्स के बारे में, ठीक है। क्या हमने ऑसिलेशन ऑफ बार मैग्नेट भी स्टडी किया था? टाइम पीरियड निकालना मैंने आपको बताया था। टाइम पीरियड 2 पाई cos रूट ऑफ I बाय mb। यस और नो? भाई ये भी तो यस। सीखा था। यस और नो? याद है कि भूल गए? यस सर। नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन रीड करो सभी लोग और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो स्टार्ट एवरीवन। पढ़ा? पढ़ा या नहीं? A thin regular magnet suspended freely has a period of oscillation 1/2। equal to t। क्या आएगा? 1/2। ओके, और कोई? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। क्या है? A thin regular magnet suspended freely has a period of oscillation equal to t। Now it is broken into two equal halves। मतलब एक था, उसके कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट हो गए। यस और नो? कुछ इस तरीके से 2 पार्ट्स हो गए उसके ना। उसकी जो लेंथ L थी, वो लेंथ भी तो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? L/2। और ये भी कितनी हो जाएगी? L/2 हो जाएगी, ठीक है। तो T डैश बाय T निकालना है। तो सबसे पहली चीज तो मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो क्या आएगा? M इंटू L आएगा, ठीक। और दूसरा चीज, अगर हम न्यू फाइंड करते हैं तो न्यू कितना आएगा? M इंटू L/2, है कि नहीं? अरे हाँ या ना? तो फर्स्ट वाले के लिए अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं? ml²/12। अगर m, सपोज हमने स्मॉल m मास ले लिया, मान लो अगर हम स्मॉल m मास लेते हैं तो क्या लिखेंगे? ml²/12, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें इसका मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो लेंथ कितनी हो जाएगी? L/2। L/2 मतलब कितना हो जाएगा? L²/4। और मास भी कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा कि नहीं? अरे मास भी आधा हो जाएगा, लेंथ जो है वो आधी हो जाएगी, तो L²/4 हो जाएगा ये, डिवाइड बाय 12। यस और नो? अरे समझ में आ रहा है?
अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ यार, तुम लोग तो ऐसे सो गए जैसे पता नहीं क्या हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? यस ये जो स्मॉल एम है ये मास है। रुको मैं एक काम करता हूँ, ये स्मॉल एम को कंफ्यूजन ही हटा देता हूँ। मैं ना इसको ले लेता हूँ डब्ल्यू। डब्ल्यू इज योर मास। चलो, नहीं तो मतलब कंफ्यूज हो जाओगे फिर कि स्मॉल एम तो आपने पोलैरिटी ली हुई है ना। तो मैंने डब्ल्यू जो है वो उसको मैंने मास के बराबर ले लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड इक्वल्स 2.2 I/mb उसका यूज करेंगे तो क्या आंसर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल लिया करो गुरुजनों। समझ में आया? यस नो? Yes, sir. ये पहला इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला भाई। ये मैग्नेट था हमारे पास में, इस मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है WL²/12 क्योंकि इसकी लेंथ L है। ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट हमने ले लिया मास इंटू एरिया। सॉरी, मैग्नेटिक मोमेंट हमने ले लिया M/L। डायपोल मोमेंट के लिए हम निकालते हैं, देखो ये रहा, क्या लेते हैं M/L, मतलब ये जो लेंथ है वो ले लिया हमने, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, समझ में आया अब? Yes, sir. बस अब आपको T'/T निकालना है इसका यूज करके। वैल्यूज पुट करो, आंसर आएगा। कितना लेंगे आप यहाँ पे? TDS की जगह लेंगे 2.√of I'/mb। ठीक है, और यहाँ पर 2π√I/mb, ये भी m डैश कर दो क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बस अब आप इसका यूज करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर कि रेशियो जो आएगा T'/T इज इक्वल्स टू 1/2 आएगा। ये मैथमेटिकल जो आपको कैलकुलेशन करनी है दैट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा T'/T 1/2। बोलो क्लियर है? भी क्लियर है? कर लोगे Yes, कि नहीं sir. कर पाओगे इतना Yes, भी? sir. ये सब चीजें ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। यस और नो? बताया था आपको करने Yes, के sir. लिए। ठीक है, यस सर एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें किसकी जरूरत है? एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। एक्सियल लाइन के लिए हमने क्या किया था? μ0/4π2m/r³। जैसे हम उसमें क्या लिखते थे? 2kp/r³। और kp/r³, क्या लिखते थे? kp/r³। और इसके लिए क्या लिखते थे? एक्सियल के लिए 2kp/r³। याद है कि नहीं? Yes, sir. Yes. ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, एवरीवन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। एवरीवन स्टार्ट सॉल्विंग इट। देखो, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड may be supposed to be due to small bar magnet located at the center of the earth. If the magnetic field at a point on the magnetic equator is 0.3 into 10⁻⁴ Tesla, हमें क्या दिया गया? मैग्नेटिक फील्ड at a point on the equator, मतलब मैग्नेटिक फील्ड at an equator क्या आया? तो μ0/4πm/r³। क्या यही है इक्वेटर पे फॉर्मूला?
अरे यही है ना बेटा, अभी तो देखा यार, ये देखो इक्वेटर का Yes. फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट m by 4 pi r क्यूब, तो वही तो हमने रखा म्यू नॉट m by 4 pi r क्यूब। अच्छा, अब आपको मैग्नेटिक इक्वेटर कितना दिया है, 0.3 इंटू 10⁻⁴, और आपसे पूछा क्या गया है कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, क्या पूछा गया, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, दैट मींस यू नीड टू फाइंड आउट कैपिटल M। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो इक्वेटोरियल के लिए मैग्नेटिक मोमेंट हम लिखते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय r क्यूब, जिसमें m आपको निकालना है, तो हम लिख सकते हैं दैट मैग्नेटिक फील्ड एट एन इक्वेटर into 4 pi r cube divided by म्यू नॉट। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन इक्वेटर, तो क्या लिखेंगे इक्वेटर के लिए, 0.3 इंटू 10⁻⁴ इंटू 4 पाई r क्यूब। r क्यूब मतलब क्या लेंगे बताइए, अब इसमें r क्यूब किसका लेंगे, r क्या लेंगे भाई, Radius of Earth. रेडियस ऑफ अर्थ। r क्या है, 64. r is the radius of the earth, तो 6400 किलोमीटर, यस और नो। तो क्या लिखेंगे, 6400 इंटू 10⁻³ का क्यूब लिख सकते हैं ना, यस और नो। और Yes. नीचे म्यू नॉट की वैल्यू, म्यू नॉट कितना हो जाएगा, 10⁻⁷, कितना हो जाएगा, सॉरी 4 पाई इंटू 4 10⁻⁷। 5. ठीक है, तो ये 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल आउट, और बाकी जो बचा उसका जब आप सॉल्व करेंगे देन आपको आंसर मिलेगा, निकाल लोगे आंसर अब, अरे आंसर निकाल लोगे Yes, sir. बेटा, अब तो सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बचा है ना, अभी उतना कर ही सकते हो आप। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आंसर आएगा आपका 7.8 इंटू 10⁻²2। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेशन एक बार जरूर कीजिएगा तो आपको आइडिया आ जाएगा, राइट। समझ में आ गया यहाँ तक, Yes. नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्या है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, अभी जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल, डेल कहते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम पे दिख रहा होगा कि जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल डेल बन रहा है दैट इज योर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, हेलो, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो डिफाइन कई लोग ऐसे भी करते हैं, एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस इट इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, क्या कहते हैं, इट इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रू नॉर्थ। डायरेक्शन ऑफ ट्रू नॉर्थ मतलब कौन सा हुआ बेटा, Geographical. जियोग्राफिकल, एग्जैक्टली। और दूसरा ये भी कहते हैं, दो डेफिनेशन है इसकी एक्चुअली, एक तो मैंने अभी बताई वो, और दूसरी ये, इट इज द एंगल बिटवीन द जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज योर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। देखो ये बनाया है जियोग्राफिकल मेरिडियन और ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच में एंगल डेल बन रहा है, सो दिस एंगल इज योर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्या कहेंगे इसे, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। समझ में आया, Yes, sir. Yes. गुड। इसकी जरूरत नहीं है, अब समझो। नेक्स्ट है मैग्नेटिक डिप कहते हैं इसे, या फिर मैग्नेटिक इंक्लिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं,
मैग्नेटिक डिप या फिर मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। एक मिनट, जस्ट मिनट। क्या होता है, हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि मैग्नेटिक इंक्लिनेशन होता क्या है। तो देखो, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन का मतलब ये है कि मैग्नेटिक इंक्लिनेशन कहाँ मिलेगा आपको। तो इंक्लिनेशन एट अ प्लेस इज डिफाइंड एज द एंगल विच द डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ of earth magnetic field makes with the horizontal line in magnetic meridian। समझिए, जैसे इसी से समझा देता हूँ, ये वाले पॉइंट से, ठीक है। जैसे ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये जियोग्राफिकल मेरिडियन है। अब क्या कह रहे हैं कि मैग्नेटिक मेरिडियन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होना चाहिए, मतलब ये मैग्नेटिक मेरिडियन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यस और नो। और Yes. टोटल स्ट्रेंथ जो है वो ये है आपकी, टोटल स्ट्रेंथ तो ये है ना भाई, ये प्लेन हो गया, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये आपकी टोटल स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की। सो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये बेटा आपकी मैग्नेटिक फील्ड की टोटल स्ट्रेंथ है। एंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड की टोटल स्ट्रेंथ है, दिस मेक्स एन एंगल, ये एंगल बना रहा है, ये आपका इंक्लिनेशन आई ले लो या फाई ले लो, जो आपकी इच्छा हो ले सकते हो, ठीक है। एंगल इंक्लिनेशन आई या फिर फाई। तो वो एंगल जो बना रहा है, दिस एंगल इज योर मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या फिर मैग्नेटिक डिप। क्या कहेंगे इसको, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या फिर मैग्नेटिक डिप। बोलो, क्लियर है। Yes, sir. और ये जो एंगल ऑफ डीप जिसे हम कहते हैं, तो इसकी अगर वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डीप हम कह सकते हैं दैट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डीप, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डीप can be measured by deep circle। ये एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, can be measured by instrument called deep क्या नाम दिया इसको, डीप सर्कल। बोलो, क्लियर है यहां तक। हेलो, समझ में आ गया बेटा। ये हो गया आपका डीप सर्कल, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ डीप, ठीक। जैसे यहाँ पे लिखा है द टोटल इंटेंसिटी कैन बी रिजॉल्व इनटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH एंड वर्टिकल कंपोनेंट BB, जो कि मैंने आपको अभी भी करके भी बताया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो मान लो ये हमारी टोटल स्ट्रेंथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड की टोटल स्ट्रेंथ है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ठीक है, और ये आपकी वर्टिकल डायरेक्शन होगी। तो अगर ये मान लो एंगल फाई बना रहा है, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। तो BH मतलब मैग्नेटिक फील्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल। अगर हम ये फाइंड करेंगे तो BH इक्वल्स टू क्या मिलेगा, B cos फाई, एंड वर्टिकल के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी, B sin फाई। क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड B हमें क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर। क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर। और tan फाई अगर आपको निकालना है, जैसे कि आप जानते हैं कि ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया BH, ये आपकी हो गई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ टोटल, और ये आया आपका BB, और यहाँ पर ये एंगल बन रहा है फाई। तो फाई जब आपको पता है एंगल बन रहा है, तो tan फाई क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, BB, और
बेस कितना आ जाएगा BH। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. हाँ, अब देखो अगर हम इक्वेटर की बात करें कि इक्वेटर पे अगर ये जो फाई है इसकी वैल्यू अगर 0 होती है तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या मिल जाएगा? B मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? B, क्योंकि फाई की वैल्यू क्या हो गई 0। और वर्टिकल क्या हो जाएगा उस केस में? वर्टिकल क्या हो जाएगा भाई? अगर हम यहाँ पे देखें BH इक्वल्स टू B cos 0, तो B cos 0 का वैल्यू कितना हो गया 1, और B वर्टिकल तो B sin 0, तो sin 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये होगा 0 इक्वेटर पे हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड B आएगा और वर्टिकल पे कितना आएगा 0। जबकि अगर आप पोल की बात करें, अगर हम पोल्स की बात करें तो पोल्स पे क्या हो जाएगा? ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या हो जाएगा? BH cos 90, तो वो क्या हो जाएगा 0। और वर्टिकल अगर आप करेंगे BV sin 90, तो sin 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो आपको क्या मिल जाएगा? BV। बोलो आई बात समझ में? अरे Yes. समझ में आया? हेलो, Yes, sir. कोई दिक्कत यहाँ तक? yes sir ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन दिख रहा है सबको? yes sir हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। क्या लिखा है? एट अ प्लेस इफ द अर्थ इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स आर इक्वल। मतलब एक ऐसी जगह है जहां पर कि BH एंड BV ये दोनों कैसे हैं? इक्वल है। तो BH इक्वल्स टू BV लिख सकते हैं क्या? BH इक्वल्स टू BV लिख सकते yes हैं। sir BH होता क्या है? B cos phi होता है। 45 और BV क्या होता है? 45. एग्जैक्टली 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो फाई की जो वैल्यू आ जाएगी, मतलब एंगल ऑफ डीप जो आ जाएगा, जैसे कि आप जानते हैं tan फाई क्या लिखा था हमने? BV बाय BH। BB to BH. ठीक है, तो BV बाय BH दोनों सेम है तो वैल्यू 1 आएगी, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 45 डिग्री। 45. बोलो क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, at a place earth's horizontal component of magnetic field is 0.38 into 10 is to minus 4। अरे सॉरी, जस्ट अ मिनट ना, ये क्वेश्चन हो गया। थर्टी एंड 40, हाँ ठीक है। तो इफ द एंगल ऑफ डीप एट टू प्लेसेस आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, कौन कौन से एंगल दिए हैं बेटा? 30 डिग्री एंड 45 डिग्री respectively, then the ratio of horizontal components of the earth magnetic field at the two places will be। इन दोनों का रेशियो निकालना है। कौन सा? हॉरिजॉन्टल फील्ड का। तो हॉरिजॉन्टल के कंपोनेंट क्या है? V cos phi, और हमने एक 30 डिग्री के लिए, दूसरा 40 डिग्री के लिए, तो B1 लिख सकते हैं B cos 45, और B2 हम लिख सकते हैं B sin, सॉरी हाँ, B cos 30 डिग्री, और दूसरा हो जाएगा B cos 45। तो cos 30, अब ये B से B गया, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/2। यस और नो? और sin 45 की वैल्यू, सॉरी cos 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√2। 1/√3 तो क्या आ जाएगा? √3/√2। is to root. ये आंसर आएगा। बोलो आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? yes sir हाँ, नेक्स्ट देखो, Yes. yes sir at a place the horizontal component of magnetic field is 0.38 into 10 raised to minus 4 Weber per meter square। तो सर स्क्रीन में नहीं दिख रहा। हाँ अब आया। हॉरिजॉन्टल जो हमने लिया है मैग्नेटिक फील्ड वो कितना लिया है? 0.38 into 10 raised to minus 4 Weber per meter square। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया है हॉरिजॉन्टल। इफ द एंगल ऑफ डीप एट द प्लेस इज 60 डिग्री, मतलब फाई कितना ले लिया? 60 डिग्री ले लिया।
फाई की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। देन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ फील्ड एट द प्लेस कितनी होगी, तो बीवी निकालना है आपको, राइट। तो आप जानते हैं कि बीवी बाय बी एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है 10 फाई, यस और नो। और आपको निकालना बीवी है, तो बीवी इज इक्वल्स टू बी एच इंटू 10 फाई लिख सकते हैं क्या। तो बीवी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी एच, मतलब कि हॉरिजॉन्टल इंटू 10 फाई। तो हॉरिजॉन्टल पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.38 इंटू 10⁻⁴, और 10 कितना एंगल है 60, 10 कितना है 60, तो ये हो जाएगा 0.38 इंटू 10⁻⁴। 1060 का वैल्यू कितना होता है √3। रूट तो आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पे कैलकुलेट आपको करना रहेगा, आंसर आएगा 0.62 इंटू 10⁻⁴। बोलो क्लियर है भाई, समझ में आया। अरे ये रहा आंसर इसका, देख लो। क्लियर है यहाँ तक। एनीवन sir. हैज एनी डाउट कि मैग्नेटिक फील्ड हमने कैसा निकाला इसका, सबको क्लियर है यहाँ तक। यस सर। यस सर। पक्का। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। एनीवन हैज एनी डाउट।